जितनी भी रिसर्च कहती है इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड या इसे इंटीमेट पार्टनर फैमिसाइड कहा जाता है, जिसमें हम अपने पार्टनर का कत्ल कर देते हैं। एक इंसान आपसे शिद्दत से प्यार करता है, उतनी ही शिद्दत से वो आपसे नफरत करे, तो आप एक रंजिश लेते हैं, यानी कि आप उससे बदले की भावना आ जाती है। ब्रेकअप पहले भी हुआ होगा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर इसके मन में ऐसे विचार कभी आए भी होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, रेड सिग्नल्स पहले से थे। लड़की को दिख रहा था वो मार रहा है, इग्नोर कर रहा है, इन दोनों में फाइट्स हो रही है, तो वो भी सिग्नल्स थे, रेड फ्लैग्स। जब हम लिव इन में रहते हैं या किसी भी रिश्ते में रहते हैं, हमें सामने वाले की आदत पड़ जाती है। जहाँ ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, उसकी मानसिक स्थिति वही खराब हो जाती है। जहां पर भी आपको फिजिकल अब्यूज नजर आए, तो आप समझिए मारना एक आदत है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। कैसे कोई आशिक इतना हैवान हो सकता है, जिससे इतना प्यार किया उसके 35 टुकड़े कर दिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा खन्ना और हम जानते हैं आफ्ताब के दिमाग में क्या चल रहा था। यहाँ पे हम बात करेंगे आफ्ताब के माइंड स्कैन की। तो डॉक्टर निशा, वेलकम टू एबीपी लाइव। एक एक इंसान जिसने एक लड़की से इतना प्यार किया, अपना घर छोड़ दिया, अपने दोस्त छोड़ दिए, और अचानक एक दिन ऐसी कैसी सनक सवार हुई कि उसके 35 टुकड़े कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि उसके दिमाग में उस टाइम क्या ऐसा क्लिक हुआ होगा, या फिर पहले से एक बैकलॉग था जो उसने ऐसा स्टेप लिया? देखिए, जितनी भी रिसर्च कहती है इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड या इसे इंटीमेट पार्टनर फैमिसाइड कहा जाता है, जिसमें हम अपने पार्टनर का कत्ल कर देते हैं। ऐसे जितनी भी रिसर्च कहती है उसमें कहते हैं, जितने भी क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी पर काम हुआ है उनका कहना है बैगेज पीछे से होता है। ब्रेकअप पहले भी हुआ होगा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो आप एक रंजिश लेते हो। रंजिश यानी कि आप उससे बदले की भावना आ जाती है। अगर आपका अगला पार्टनर कुछ ऐसा करता है जो रेपिटेटिवली आपके पास के पार्टनर से कोरिलेट होता है। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला बहुत प्यार किया, तो पर्सनैलिटी के कई बार ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि एक इंसान आपसे शिद्दत से प्यार कर रहा है, उतनी ही शिद्दत से वो आपसे नफरत कर रहा है। प्यार एक इमोशन है, उस तरह एंगर भी एक इमोशन है, नफरत भी एक इमोशन है। हमें दोनों इमोशंस को करना होगा। क्या होता है कि जब हमारे मन में ये भावनाएं आती हैं, कहा जाता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। विचार आता है, उस विचार के व्हाट, व्हाई, हाउ और एक्सपेक्टेशंस पूछा जाता है, और उससे बुरे विचार को भी अपने मन को गाइड किया जाता है। अगर इसके मन में ऐसे विचार कभी आए भी होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, रेड सिग्नल्स पहले से थे और होंगे भी उसकी पर्सनैलिटी में, अगर ऐसे कभी विचार आए तो उसने क्या कोई कॉन्शियस एफर्ट्स किया कि मुझे किसी प्रोफेशनल को जाके, किसी काउंसलर, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक को जाके बात करनी चाहिए? क्योंकि जब आपको पता चल रहा है मेरे मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं और मैं उस पर काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी प्रोफेशनल के पास जाऊंगा, और या मेरा पार्टनर किसी प्रोफेशनल में जहाँ उसको दिख रहे थे रेड फ्लैग्स, तो लड़की को दिख रहा था वो मार रहा है, इग्नोर कर रहा है, इन दोनों में फाइट्स हो रही हैं, तो वो भी सिग्नल्स थे, रेड फ्लैग्स। उसमें मुझे लगता है कि ये एक इशू या एक मेंटेलिटी एक दिन में तो नहीं बनती है। ये बचपन से आपके बॉर्न एंड बॉट अप, आपके इन्वायरमेंट का, कल्चर का, आपकी टीनेज लाइफ, आपकी एडल्ट लाइफ, सबका मिक्सचर है। और एक दिन आके आइसिंग ऑफ द केक होता है, जिसे बोलते हैं घड़ा टूट गया। अब वो उसकी इतने कई सालों से किसी लड़की ने धोखा दिया है, या किसी से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, आप कई चीज़ों पर, कई लोग बहुत रिजिड होते हैं पर्सनैलिटी, अब उसकी पर्सनैलिटी रिजिड थी। ये सब मुझे लग रहा है कि जब तक कोई मनोवैज्ञानिक या कोई साइकोलॉजिस्ट उस पर, उनको पर्सनली नहीं देखेंगे, उस पर कमेंट कर पाए, जितना भी दूर से मैं इस केस को देख पा रही हूँ, उसकी मनोस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। क्योंकि नॉर्मल इंसान वो नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल हम इंसान किसी, जो हम सब नहीं करते हैं, उसने कत्ल किया, कत्ल करके उसके टुकड़ों में बांटा। अब कत्ल एक जोश में हुआ और प्लान करके किया, कहीं ना कहीं उससे हुआ तो है, तो कमान ये है उसने कत्ल किया है। और मेंटेलिटी डेफिनेटली उस कत्ल को जो छुपाने की थी, उसका ब्रिलियंट आईक्यू बाहर आ रहा है, और इमोशंस तो है ही नहीं। अगर इमोशंस होते उस वक्त, तो मुझे नहीं लगता कि वो इमोशंस की, उसके दर्द को समझता, क्योंकि किसी को बॉडी को टुकड़ों में काटने में भी दर्द महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं अब उसमें बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज थे, उन्होंने स्ट्रेस को न्यूरोकेमिकल ट्रिगर किया है, जेनेटिक ट्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन मैपिंग अगर होगा उसका, तो उससे समझ में आ सकता है कि उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कैसे चल रहा था। तो अब जब तक आप कॉग्निटिव फंक्शनिंग कैसे चल रही थी, उसके ब्रेन के किस पोर्शन पर इम्पैक्ट था,
ये सारे एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। उसने इंटरनेट पर सीरीज देखी तो उसका इन सीरीज को देखने का मकसद क्या था? बिकॉज आई बिलीव कोई भी चीज़ हम जो गेन करते हैं वो हमारी चॉइस होती है, हम उस चीज़ से क्या सीखते हैं। अगर हम रामायण में ये सीखें कि रावण के साथ अंत में बुरा हुआ, कितना नॉलेजेबल था, अब हम ये भी सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, रामायण देखो कितना ज्ञानी भी था रावण। तो हम क्या लेना चाहते हैं? तो वो चॉइस इसके हाथ में थी, वो चॉइस श्रद्धा के हाथ में थी, पर उनकी चॉइसेस गलत थी। ऐसे क्रिमिनल माइंड को अगर आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या बोलेंगे? साइकोटिक साइकोपैथिक टेंडेंसीज। क्या डिसऑर्डर है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। अब आप उन्हें सोशोपैथ्स कहिए, आपने साइकोपैथ्स कहिए, आपने एंटी सोशल ट्रेट्स कहिए, आप उन्हें स्किज़ोफ्रेनिक कहिए, साइकोटिक सिम्टम्स साइकोसिस हो सकता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो सकता है, बायपोलर हो सकता है। अब क्या है, अगेन आई विल से दैट, क्योंकि वो एक दिन नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और एंड में एक दिन में आकर वो टूट गई। क्योंकि ये हमेशा ना एक बैगेज होता है जो आपका पास्ट का होता है। कभी आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकते हैं, कॉलेज में अगर दोस्तों ने आपको कभी बुली किया होता है, या फिर पेरेंट्स से आपको प्यार नहीं मिला होता, तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो एक ये रिजेक्शन एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। बिल्कुल। रिजेक्शन और सामने वाले को कंट्रोल और पावर। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज की बात करते हैं तो एक तो आपकी सोच ये हो सकती है कि औरत का ये काम नहीं है और ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। तो वो ये एक पावर और कंट्रोल अब्यूज का एक साइकिल होता है। तो उस अब्यूज के साइकिल को मुझे लग रहा है वो फॉलो कर रहा था, और जब वो रेड फ्लैग्स आए, अगर वो बीमार पड़ी या उसको मारा गया, उस रेड फ्लैग्स को प्यार सोच के ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाए वाला ही सोच, कोई बात नहीं मैं समझ लूंगी, मेरा प्यार उसे बदल देगा। आज वो बदलता कोई नहीं है, बदलने का चॉइस इंसान के हाथ में है। मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैरिज और फैमिली रिलेशनशिप्स देखती हूँ, तो हम उसमें देखते हैं, मैं बोलती हूँ अगर 20 साल से नहीं बदला, मैं भी बदल नहीं पाऊंगी। बदल वो सकता है जो बदलना चाहता है। तो ये अगर हमें कोई आके पार्टनर बोल दे मेरे पार्टनर को, मैं किसी को नहीं बदल सकती। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप घूम रहे हैं, आप और लड़कियों को डेट कर रहे हैं, तो आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस कैसे आ गए हैं, जबकि आपको पता है डीप इनसाइड कि आपने एक ऐसा काम किया है जिसकी कहीं भी कोई भी माफी नहीं है? देखिए, क्योंकि इसे एबनॉर्मल और साइकेट्रिक मेंटल इलनेस कह रहे हैं और सिक पर्सनैलिटी कह रहे हैं, तो इनको कोई रिमोर्स नहीं होता, इन्हें कोई गिल्टी का फीलिंग नहीं होता, इनमें कोई एम्पैथी नहीं होता, दूसरे के दर्द को ये समझ ही नहीं पाते। अगर समझ पाएंगे तो वो ऐसा करेंगे ही नहीं। और जितना भी इसने पूरा कवर अप किया मर्डर के बाद, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि इसका माइंड कितना ब्रिलियंट था। क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को, जितना भी मुझे पता चला है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को इसने एक्टिव किया, टुकड़ों में काटा, कैसे क्लीनिंग किया, अगर इन सारे फैक्टर्स को देखा जाए तो ये ब्रिलियंट माइंड ही कर सकता है। क्रिमिनल बनने में और साइंटिस्ट बनने में सेम दिमाग काम करता है, चॉइस आपके हाथ में है। पर हम ये नहीं कह सकते, कई बार नीम कड़वा होता है, नीम बचपन से कड़वा होता है, इमली खट्टी होती है, तो इमली खट्टी होती है, हम कितना भी मीठापन डालें इमली खट्टी है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर ऐसे इंसान हमारी सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं जो कि नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी हैं, सेल्फिश पर्सनैलिटी हैं, गैस लाइटिंग करते हैं, तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा रेड फ्लैग्स में। तो वो जब हमने रेड फ्लैग्स को नोटिस कर लिया तो मुझे लग रहा है हम सेफ्टी में हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, यहाँ रैबिट भी है, शेर भी है, हिरन भी है। तो हमें अगर शेर क्या, सबको नेचर है, नेचर ने बनाया है उन्हें ऐसा, नेचर ने बनाया है शेर को, शेर और उसकी आदत है रैबिट को, हिरन को खाना। आप उनको मना नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते वो गलत है, बस आप अपना प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है हम प्रिकॉशन पर ध्यान दें और ऐसी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें और उनसे दूरी बना के रखें। आपने नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की बात की है, वो लोग हम में से ही कोई होते हैं और हमें नहीं पता होता, हम उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं। तो जब ये रेड फ्लैग्स की बात होती है तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि ठीक है, अगर वो हमारा दोस्त है तो इनके साथ ये दिक्कत चल रही है, हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जाइए किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि शायद इनके साथ कुछ दिक्कत चल रही है? जैसे मुझे इस पर्टिकुलर केस में भी लगता है, अगर हम श्रद्धा की और इसकी बात करें, अगर वो पेरेंट्स की बात नहीं मान रही थी
तो पेरेंट्स भी सजेस्ट कर सकते थे आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ जाइए अगर आप ऐसा कर रहे हो, ताकि आपको पता चले। अगर वो मारपीट कर रही थी तो पेरेंट्स भी बोलते ठीक है वो मारपीट हो रही ना, तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, काउंसलर से अपने दिल की बात करो। बहुत सारे सरकार ने भी फ्री काउंसलिंग सेंटर्स खोल रखे हैं, बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जहाँ पर अगर पैसे का दिक्कत हो तो भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं श्रद्धा में नहीं थी। और रही बात जो मैं अभी कह रही हूँ, आप कह रहे हैं आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स, कोडिपेंडेंसी। जब हम लिव इन में रहते हैं या किसी भी रिश्ते में रहते हैं, हमें सामने वाले की आदत पड़ जाती है। डेटिंग ऐप पर मिले हैं, घंटों चैटिंग करा होगा, घंटों बात करी होगी, घंटों एक दूसरे के साथ वक्त बिताया होगा, तो एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। वो एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक साइन है, हमें डिपेंडेंसी की आदत है। तुम घंटों पहले बात करते थे, अब बात नहीं करते, चाहे वो लड़के की तरफ से कंप्लेंट आए या लड़की की तरफ से। दूसरा, हर बात को दूसरे से शेयर करना, कोई बाउंड्री ना होना रिश्ते में। मेरा सोशल मीडिया का पासवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, मेरे ईमेल अकाउंट का पासवर्ड होना चाहिए, तुम किससे बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, तुम क्या कपड़े पहनोगी। और ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी लागू होता है। तो ये दोनों तरफ से जो पॉजिटिवनेस का ट्रेट है, वो एक अपने आप में आना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, तुम कितने बजे घर से निकलोगी। एक होता है बताना, कंसर्न अलग चीज है, कंट्रोलिंग अलग चीज है, उसमें आप डिफरेंशिएट कर जाए कहाँ बाउंड्री क्रिएट करना है। रिजेक्शन, कई बार जैसा रेड फ्लैग की बात करते हैं, रिजेक्शन, सामने वाला मुझे मना कर रहा है इस चीज को नहीं करना, तो आप उसको क्यों नहीं करना। और अगर आप करना चाहते हो तो रिश्तों में भी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी एक टेक्निक होती है, डिसएग्री टू एग्री, एग्री टू डिसएग्री एंड डिसएग्री टू एग्री। तो कई बार हमें एक दूसरे की बात माननी पड़ती है क्योंकि हम रिश्ते में होते हैं। चौथी चीज मैं मानती हूँ, जब हम रिश्तों में होते हैं जहां पर भी आपको फिजिकल अब्यूज नजर आए, तो आप समझिए मारना एक आदत है, और ये आसानी से नहीं जाती, और तभी जाती है जब सामने वाला इस पर काम करना चाहता है। पांचवी चीज, ड्रग्स। जहां ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, इंसान अपना आपा खो बैठता है, उसकी मानसिक स्थिति वही खराब हो जाती है, चाहे कंट्रोल नहीं है बिल्कुल, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो हमारी अल्कोहल की हैबिट हो। अगर आप रेगुलर ये चीजें कर रहे हैं, मैं आजकल की जनरेशन इन चीजों में है, तो अगर आप रेगुलर ये चीजें कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम में जाने की ज्यादा चांसेस है, वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आफ्ताब ड्रग्स के भी आदी थे और श्रद्धा उनको मना करती थी, क्योंकि एज अ पार्टनर आप चाहते हो अपने पार्टनर के लिए कि ये चीज सही नहीं है, पर उन्होंने वो भी नहीं सुना। तो जब उन्होंने ऐसा स्टेप लिया, क्योंकि 35 टुकड़े हम लोग सोचकर भी कांप जाते हैं। देयर इज अ क्लियर केस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी जो दिख रही थी श्रद्धा को, पर वो शायद इग्नोर नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, वो एक, जब हम साथ रहते हैं इंसान के साथ तो हमें उसके प्रति हमदर्दी हो जाती है, तो वो हमदर्दी के चलते, और अब्यूज का भी एक साइकिल होता है, जैसे अगर आप एक पीरियड है, काम पीरियड चल रहा है, फिर टेंशन क्रिएट होगी, फिर वायलेंस होगा, फिर लास्ट पीरियड होता है हनीमून पीरियड। तो मुझे लग रहा है वो हनीमून पीरियड वाले में उसको कन्विंस कर लेता था, मारा देख मैं तेरे को कितना प्यार करता हूँ। अभी एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पर, डार्लिंग, उसमें भी इसी सिंड्रोम को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। हालांकि मुझे लगता है मोस्टली ये सिंड्रोम, रिसर्च भी कहती है, किडनैपर्स के केस में होती है, जहाँ किडनैप कर लिया जाता है और सामने वाले के प्रति हमदर्दी हो जाती है कि वो हमें खाना खाने को दे रहे हैं, हमें इजाजत दे रहे हैं, हमारे साथ थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो उसी तरह मुझे लग रहा है जब क्रिमिनल माइंड का इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में चली गई हैं, आपने सारे रेड फ्लैग्स देखे, और मुझे लग रहा है ये केस से एक ही शिक्षा हमें मिलती है, क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग आपके आसपास होंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहां आपको रेड सिग्नल्स मिले, आप वॉकआउट करिए, करेज रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। देखिए रास्ता जरूर मुश्किल होता है पर मुमकिन है। ये पढ़ी लिखी थी, अपने आप को सही रास्ते, इंडिपेंडेंट थी, काउंसलिंग करवा के सही रास्ते पर चल सकती थी, और सपोर्ट सिस्टम में फैमिली भी शायद मान जाती जब ये वॉकआउट का डिसीजन लेती। और अगर ये वॉकआउट नहीं भी करना चाहती थी, अगर कितनी भी मेरे सर्कल में मैं बोलूँगी जहाँ जो भी इसे देख रहा है, वो इस चीज़ को कंपल्सरी कर ले कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करिए। आप रिश्ते में स्ट्रेस में हो, आइडेंटिफाई करिए। कहीं भी मार का सीन आ रहा है, आप सिर्फ बताइए नहीं, वो एक रेड फ्लैग है, सामने वाले की मेंटेलिटी नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है। और वो एबनॉर्मलिटी कब आइसिंग ऑफ केक हो जाए और हम में से कोई इस चीज का शिकार हो जाए, हमें किसी को नहीं पता। बिल्कुल। आफ्ताब ने जब चीजें कन्फेस की, उन्होंने हर एक चीज बारीकी से बताई, चाहे वो 35 टुकड़े करना हो या फिर फ्रिज खरीदना हो, हर चीज उन्होंने बहुत बारीकी से बताई। तो ये क्या दर्शाता है? क्या उनके अंदर कोई रिग्रेट नहीं है? उन्होंने बस उस टाइम
वो ऐसा एक मोमेंट आया कि जब उनके अंदर का, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर का दानव, आपके अंदर का डीमन आप पे ओवर पार कर गया और आपने वो स्टेप उठा लिया। पर कहीं ना कहीं जब वो दोबारा उस घर में जाते थे, वो और लड़कियों को डेट कर रहे थे, उन लड़कियों के साथ उस घर में जाते थे, तो क्या कभी ऐसे दिमाग में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होता होगा कि मैंने ये क्या कर दिया? दिमाग में खुद को बचाने का रिग्रेट था ना, प्रायोरिटी उसकी क्या थी? अगर हम अपनी जिंदगी। नार्सिसिस्ट ट्रेट पर भी जाते हैं कि अगर इसकी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी भी होगी, तो अगर कोई क्रिमिनल है तो वो क्या करेगा? मुझे अपने आप को क्राइम से कवर करना है और उस क्राइम से बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। होता क्या है, ये रेगुलर रूटीन में भी होता है, आप एक झूठ बोलते हो, उस एक झूठ पर छुपाने के लिए 100 और कवर अप करने के लिए झूठ बोलते हो, तो झूठों का वो लेयर बन जाता है और अपने झूठ में आप इतना उलझ जाते हो कि उससे बाहर नहीं आ पाते। और यही मुझे लगता है आफ्ताब के केस में भी हुआ, क्योंकि उसने ही बताया, उसने टुकड़े किए, उसने ही बताया फ्रिज खरीदा, और जैसे जैसे पुलिस ने वो चीजें चेक करी वो पाई गई। तो मैनिपुलेटिव तो है, बट कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल या स्टेबल नहीं है, तभी तो वो चीजें खुद ही बता रहा है। टुकड़े हैं, आई वुड से फॉरेंसिक जांच करेगी वो टुकड़े बच्ची के हैं कि नहीं है, वो उससे सब पता चल जाएगा। बट कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो सच बोल रहा है, वो मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है, पर उसने अपने आप को प्रायोरिटी पर रखा, अपने आप को बचाने के लिए ही उसने ये सब किया। और उस वक्त उसके दिमाग में और कोई इमोशन नहीं थी। मैंने अगर किया भी है तो ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए, और इतनी सफाई से करूंगा कि कोई सबूत नहीं बचेगा। तो ये जो, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें ये सब कुछ दिखाया गया था, तो जब वो ये चीज़ देख रहे थे तो क्या उनके दिमाग में कभी भी कहीं ये ट्रिगर नहीं किया होगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो? क्योंकि हम क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बहुत ऐसे शोज आते हैं जहाँ पे बहुत सारे तरीके दिखाए जाते हैं, और ऐसे इंसिडेंट हुए भी हैं कि लोगों ने कन्फेस किया है कि हमने शोज को देखकर इतना हिनियस क्राइम किया है। तो कहीं इवन राजीव गांधी जी के कांड में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने मूवी से इंस्पायर होकर वो इंसिडेंट किया था, ह्यूमन बॉम्ब का जो इंसिडेंट था। देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ, बट आप समझिए उसे रिग्रेट नहीं था, नहीं था रिग्रेट। यही तो उसकी साइकी है कि उसे रिग्रेट था ही नहीं। अगर आप निठारी कांड की बात करें, तंदूर कांड की बात करें, इन सारे आई थिंक सो 1 महीना पहले केरला में भी ऐसा ही हुआ है, वुमन को काटा गया। तो अगर आप जितने भी लोगों को ऐसे देखिए, उन्हें रिग्रेट नहीं होता है। इमोशन शब्द को स्पेशली जहां पर हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं, वहां पर मुझे लग रहा है उसने वो जो सीरीज फोकस की है कि मुझे सिर्फ ये सोचना है मुझे बचना कैसे। मेरा एक गोल है, और मेरा एक गोल वही है कि मैं अपना बचाव कैसे। और देखिए, पुलिस ने जब उसको हल्का सा भी डांटा या कुछ भी करा और उसने मान लिया मैंने किया, तो कहीं ना कहीं तो वल्नरेबल स्टेज थी कि डेफिनेटली थोड़ा सा भी प्रेशर आता, क्योंकि ये अपने आप को नॉर्मल करने के लिए उसने सारा किया। अगर लड़कियों को बुलाया इंटरनेट पर या धोया, ये सब अपने आप को बचाने के लिए प्लान करके। अगर कह रहे हैं कि उसने घर को साफ किया, उस वक्त वो मोटर चला लेता था, तो अगरबत्तियां या परफ्यूम, बट वो सारी की सारी चीजें खुद को बचाने की। तो क्या ऐसे लोगों में हीन भावना होती है कि मैं शायद किसी से कुछ कम हूँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन जिसे अगर हम बोलेंगे? देखिए, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज तो है ही है ना, उसमें तो आप बोल ही नहीं सकते। लो सेल्फ एस्टीम इशू, जेलसी, पॉसेसिवनेस, ये तो बहुत छोटे लेवल पर है, ये तो बहुत ही छोटे लेवल पर है। इसकी खुद की बुलिंग हो सकती है, इसके साथ खुद सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो सकता है, इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो सकता है। क्या हुआ है इसके साथ, किसी ने इसको बहुत डीमीन कराया हो, किसी रिलेशनशिप में किसी लड़की ने इसे छोड़ा हो और उसे इसे बहुत बुरा फील कराया हो। तो मोस्टली बदले की भावना, वेंजियंस, रिवेंज, रेज, ये सारे ही एक ही, ये सारी इमोशंस जितनी भी हम नेगेटिव, क्योंकि कोई भी एंगर नाम की जो एक इमोशन है जिसे हम प्राइमरी इमोशन में माना जाता है, ये एक बारात के साथ आती है। तो बारात में जितनी भी नेगेटिविटी है वो साथ में आई है उस इमोशन के, क्योंकि एक इमोशन आप पर हावी हो गई तो वो सारी इमोशंस आपके साथ सर्कल में आएंगे। तो क्या अगर अभी आफ्ताब नहीं पकड़ा जाता, लेट्स सपोज, और वो ऐसे ही और रिलेशनशिप में आता, तो क्या ये क्राइम फिर से होता? क्योंकि एक इंसान जिसको एक ये श्योरिटी हो गई कि मैंने इतना बड़ा कांड किया, मैं नहीं पकड़ा गया, तो क्या ये आपको एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना, बूस्ट अप मिल जाता है कि अब मुझे अथॉरिटी मिल गई है, मैं दोबारा ऐसा कर सकता हूँ? क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं कि उनको मानसिक बीमारी है और वो एक दिन में या फिर एक कांड के बाद नहीं खत्म होती। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही होता, क्योंकि कोई बदलता नहीं है, कोई बदलता नहीं है। क्योंकि अगर इसने बदलने पर कोई एफर्ट करना होता तो ये किसी प्रोफेशनल के पास जाता। कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशनल्स के पास लोग आते हैं, अपना क्राइम एडमिट करते हैं
और बताते हैं कि हमसे ऐसा कुछ हुआ है, और हम जैसे प्रोफेशनल, लाखों प्रोफेशनल जो भी इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें गाइड करते हैं क्या सही और क्या गलत है। तो आप सोचिए, जब रेप होता है, मोलेस्टेशन होता है, हम लोगों के पास, मेरे समेत दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मैरिज या फैमिली काउंसलर या रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास लोग आकर अफेयर मानते हैं, सब चीजें मानते हैं, बट वो क्योंकि वो एक एफर्ट होता है, कॉन्शियस एफर्ट, हमें अपने आप पर काम करना है। मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, मुझे सही रास्ते पर आना है, वो एफर्ट इसके एंड से नहीं हुआ। अगर होता, जो हल्का सा ही कॉन्शियस इसके मन में आता, तो ये पुलिस के पास खुद चला जाता, मुझसे गलती हो। क्योंकि जब आपने पहली बार हाथ उठाया तो आपको तभी रिग्रेट होना चाहिए था कि आपने कैसे किसी पर हाथ उठाया। नहीं, उसके लिए अगर हाथ उठाना नॉर्मल बात थी, बिल्कुल नॉर्मल सी थी। कहीं ना कहीं उसने अपने चाइल्डहुड में देखा हो सकता है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, चाइल्डहुड में देखा हो सकता है, अपने सराउंडिंग्स में देखा हो सकता है, दैट्स आई एम सेइंग इट। हो सकता है वुमेन के प्रति डिसरिस्पेक्ट उसने देखा हो, उसने देखा हो कि वुमेन में ही गलती होती है, आदमी तो सही होता है, या ये मेरे को किसी चीज से रोक रही है। बिकॉज कोई भी नेगेटिव इमोशन, डोमिनेंस जो हमारी सोसाइटी में बोला गया है, कभी भी कोई जो नेगेटिव इमोशंस आती हैं, वो हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही होती। अब इसकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, अब इसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, इसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। वी आर नॉट अवेयर, बट कोई भी इमोशन आपकी नीड्स के पूरे ना होने वजह से। पर इस सब में परिवार बेचारे का क्या, जो आफ्ताब का परिवार है, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि क्या पता उन्होंने बचपन में कुछ ऐसा देखा हो, घर में मारपीट देखी हो, फैमिली में कुछ ऐसी, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम किसी से नहीं कह पाते हैं, वो हमारे अंदर पलती रहती है और एक बार गुब्बार आता है और सब कुछ फट जाता है। तो ये अपब्रिंगिंग को भी क्या हम इसमें कहीं ना कहीं ब्लेम करेंगे? देखिए, अपब्रिंगिंग का रोल तो है ही। अब माँ बाप ने उसको लाड प्यार से पाला है, मुझे नहीं पता, वो उन्हें पता है। माँ बाप के रिलेशनशिप कैसे थे वो भी है, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल में ही 10 ऐसे केसेस किए जिसमें पेशेंट्स ने आके बताया है, मैं अपने पार्टनर को मारना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को मारना चाहता हूँ, मेरे घर में ऐसे विचार आते हैं, और हम उनको साइकेट्रिक मेडिकेशंस पर डालते हैं क्योंकि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उनके अभिभावकों को भी बोला जाता है कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इन्हें बहुत, और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिसमें पेशेंट्स ड्रग्स ले रहे होते हैं, इसमें कोई नहीं है। और मुझे लग रहा है अपब्रिंगिंग का दोष, अपब्रिंगिंग ये भी हो सकती है कि उसकी हर जिद को पूरा किया गया हो, ये भी अपब्रिंगिंग हो सकती है, और अपब्रिंगिंग ये भी हो सकती है कि उसे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रखा गया हो। दोनों ही गलत है, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। कहाँ कैसे करना है आज की डेट में, मुझे लग रहा है ये केस में पेरेंटिंग पर भी सवाल है। हमें पेरेंटिंग के थोड़े तरीकों को बदलने की ज़रूरत है, हमें मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। वो शुरुआत वहीं से होती है, हम बच्चे को खाना खाने पर मारते हैं, हम बच्चे को किसी दोस्त के साथ खेलने पर मारते हैं, हम उनको डिसिप्लिन करें, डिसिप्लिन करने के तरीके हैं, उस पर हम रिवॉर्ड्स दें। रिवॉर्ड्स का मतलब हमेशा प्राइज देना नहीं होता, वर्बल अप्रिसिएशन होता है, पैट करना भी हो सकता है, दूसरे के सामने तारीफ करना भी हो सकता है, उसकी अच्छाइयों को एक्नॉलेज करना भी हो सकता है, और उसे साथ बैठकर सही और गलत के बारे में समझाया जाए। आफ्ताब ने ये भी कन्फेस किया है कि जब वो साथ भी रहते थे तो उनका मन करता था कि वो उन्हें जान से मार दे, और यहाँ तक कि ये बात श्रद्धा ने अपने दोस्तों तक को बताई है। कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जहाँ पे दिख रहा है कि श्रद्धा के नाक पे चोट है, उनके गले में चोट है, और ये सब भी वो इग्नोर करती रही। ऐसे इंसान के साथ रहना अपने आप में ही एक डर होता है। आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप काम करके लौट रहे हैं, आपको नहीं पता कि अगले ही पल आपके साथ क्या हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मेंटल साइकी के साथ श्रद्धा ने, हमें नहीं पता कितने साल काट दिए, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। तो श्रद्धा अगर चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी, पर मुझे लगता है कि आफ्ताब का जो, जैसे आपने जो इमोशनली वीक पर्सनैलिटीज होती हैं वो रिलेशनशिप से वॉकआउट नहीं कर पाती। एक तरह से ये एजुकेटेड लड़की थी, जॉब कर रही थी, और ऐसी बहुत सारी एजुकेटेड लेडीज को मैंने पिछले 20 साल में काउंसल किया है जिन्हें पता ही नहीं है, और या वो रिश्तों से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे के लिए खड़े होते हैं, पर जब बात अपनी आती है हम लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि तब आपको अपने साथ जुड़ी हुई और चीजें दिखती हैं कि मेरे साथ मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं। पर जब बात होती है कि किसी और को कुछ सजेस्ट करना है कि नहीं तुम अपने लिए स्टैंड लोगी, तो ये डिफरेंशिएशन क्यों आता है किसी के दिमाग में? देखिए, ये डिफरेंशिएशन इसलिए आता है क्योंकि शायद दूसरे को सलाह देना बहुत आसान है और उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है।
एक शादी से वॉकआउट करना, एक घर से जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो वॉकआउट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे बैगेज बहुत है, इंडिया में लड़कियां डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट चाहे है कितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठ जाए, किसी भी, और जो डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट भी होते हैं वो इमोशनली, मैंने कई लेडीज को देखा है मेरे क्लिनिक में, पैरों में लेट गई है हस्बैंड के, तुम मुझसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, पति कह रहा है मुझे नहीं रहना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो लेट जाती हैं। और कुछ कई बार वेंजेंस जिसे आप बोल रहे हैं, पैसों के लिए रिश्तों में रहती हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए और मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आई वुड से यहाँ मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं, आप कितनी रिजिडिटी दिखा रहे हो, और वहीं से साइन है अगर सामने वाला आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लगता है ब्रॉड की अगर हम इस चीज को माने, हम आज की डेज में डिवोर्स को बुरा मानते हैं, उसे टैबू मानते हैं, और अंडर टेबल यही इस तरह के क्राइम होते हैं। बहुत सारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बच्चे जाके बोलते नहीं है, और माएँ और माँ बाप ही उसको दबा देते हैं क्योंकि वो खुद उसी को फेस कर रहे होते हैं। वो बोला जाता है ऐसा तो पड़ोसी के घर में भी होता है, ये पूरे नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि आप छोटे शहरों में जाइए तो उसमें तो और ही है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, लिव इन रिलेशनशिप को भी इस केस में पूरा टारगेट पे रखा गया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं कि लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? लिव इन रिलेशनशिप, आज की जनरेशन मुझे लगता है कि डेटिंग एप्स में जो जाते हैं, वन नाइट स्टैंड, लिव इन रिलेशनशिप उन सबके लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप मुझे लगता है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि जितना मैं साइकोलॉजी और इमोशंस को समझती हूँ ये पर्सनल चॉइस का मैटर है। पर अगर आप लिव इन या किसी भी अफेयर में, किसी भी रिलेशनशिप में या मैरिज में भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक आप रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अप्रोच करें, रिलेशनशिप काउंसलर्स को अप्रोच करें, और कंपैटिबिलिटी को चेक करें। किसी भी इंसान को अगर आप डेट कर रहे हैं, उसके साथ लिव इन में रह रहे हैं 1-1.5 साल, उसके साथ रिश्ते में साथ रहने से पहले उसे समझिए। साथ ही साथ अगर कोई रेड फ्लैग्स आपको नोटिस होते हैं उन्हें गौर करिए। अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज या सामने वाले के मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए, या अपनी इनकम्पैटिबिलिटी या कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स के पास जाइए। वही एक प्रिकॉशन है, वो आपको इस प्रॉब्लम में ऐसे रेड फ्लैग्स को या आपको सही दिशा दर्शा सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल है। आप रिश्ते में रहेंगे, काउंसलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिश्ते में रहिए या ना रहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस का मैटर होगा। पर कहते हैं जब हम कैनवस के अंदर पेंटिंग करते हैं तो आपको बताया जाता है कैनवस के बाहर पेंटिंग करोगे तो भद्दी लगेगी और खराब होगी। अब आपके पास चॉइस है। पढ़ाई का मतलब भी यही होता है, शिक्षा का मतलब भी यही होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को मुझे लगता है प्राइमरी से बच्चों को स्कूल से सिखाया जाए। आज हम गुड टच और बैड टच की बात करें तो वो क्या है, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। और इमोशंस के बारे में अगर बात करना सिखा दे कि हाँ मुझे तकलीफ है, मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, उसकी फ्रीडम दी जाए, मुझे लगता है चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। आजकल रेप हो गया, मारना पीटना, ये सब कुछ बहुत कॉमन हो गया। तो इस टाइम पे जो आज के पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को ऐसी कौन सी वो शिक्षा है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि लड़कियों को सेफ रखो, लड़कियों को बाहर मत जाने दो, बट यहाँ पे मुद्दा ये है कि लड़कों को बचपन से वो अपब्रिंगिंग दो कि आप औरतों की रिस्पेक्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर में आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो, अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट करो, बट जो आपकी दोस्त हैं जिनसे आप मिलते हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, उन सब की भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक ऐसी कोई टिप आप बताना चाहो जो देखिए, पेरेंट्स को रिजेक्शन एक्सेप्ट करना सिखाना एक्सेप्ट चाहिए। रिजेक्शन, स्टार्ट सेइंग नो, ये 2 शब्द मुझे लग रहा है बच्चों, माँ बाप को बच्चों को सिखाने चाहिए। लाइफ के हर जगह पर आपको यस नहीं मिलता, हर जगह पर आपको सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर भी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो। जब हम फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, हमें अपने आप को हर्ट नहीं करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जब रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं लोग सेल्फ म्यूटिलेशन करते हैं, वो भी साइन है मेंटल हेल्थ खराब है। अगर आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, वो भी एक साइन है। तो मुझे लग रहा है 2-3 चीज़ों का अगर ध्यान रख लें, रिजेक्शन, फेलियर, इसके लिए
आप भी तैयार हो, सामने वाले को भी। आप बहुत अच्छा है जिंदगी में करिए, अगर फेलियर हो गया तो आप उसके लिए भी तैयार रहोगे। और ऐसी, क्योंकि बहुत बार होता है पढ़ाई को लेकर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, पर्टिकुलर मार्क्स को लेकर, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिल रहा, किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हमारी आज की जो जनरेशन्स हैं, अगर आप पूछे तो टीन एज के ज़्यादातर जो डिस्प्यूट्स आते हैं किसी भी काउंसलर्स के पास, वो रिलेशनशिप को लेकर आते हैं, 30 to 90। हमेशा ना ये जो केसेस आते हैं इनमें आदमी ही क्यों ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं? मैंने कभी भी अभी तक कोई ऐसा केस नहीं सुना जिनमें औरतों ने इतना ज्यादा एक्सट्रीम होकर, आप चिल्ला सकते हैं, आप गुस्सा निकालते हैं। ऑन द इंटरनेट रिसेंटली आई हैव सीन, कल Women- में वुमेन ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गाड़ दिया, और 4 साल बाद पुलिस को, फरीदाबाद में ये खबर आई है, 4 साल बाद पुलिस को ये पता चला। तो आई थिंक सो हम इसको जेंडर न्यूट्रल बना दें। टेम्परामेंट में भी कुछ फर्क है क्या? क्योंकि अगर मैं एक पाइल्ड अप देखूं तो ज्यादातर केसेस, चाहे तंदूर केस हो या फिर देहरादून में भी एक केस हुआ था जहां पे एक आदमी ने अपनी बीवी को काट के फ्रिज में रख दिया था। तो ये क्या कोई टेम्परामेंट की दिक्कत है? देखिए, वो जेंडर रेट बिल्कुल ज्यादा है कि मेल जो है वो अब्यूज ज्यादा करता है, डोमिनेंस दिखाया गया है, क्योंकि बचपन से किसी से मेल को अपनी इमोशंस के बारे में बात करना नहीं सिखाया गया। मेल अपनी इमोशन सिर्फ गुस्सा या पावर या कंट्रोल से दिखाता है। कहा जाता है आदमी जब रोता है, तुम आदमी होकर या तुम लड़का होकर कैसे रो रहे हो, देखो लड़कियों की तरह रो रहा है। अब बच्चा है वो या वो इंसान है। कैन वी फॉरगेट अबाउट जेंडर? एक लड़के को भी दर्द होता है और नॉर्मल है लड़के का रोना। क्या हम ये नॉर्मलाइज कर दे? लड़के का रोना नॉर्मल है। अभी कोई बता रहा था कि रिजेक्शन शायद लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है, रिजेक्शन लड़कों को भी उतना ही होता है, बस वो फील भी उतना ही होता है, क्योंकि इमोशन है वो तो ह्यूमन के लिए, सबके लिए एक है। बट उन्हें बोलना नहीं सिखाया जाता, उन्हें कहना नहीं सिखाया जाता, उन्हें बात करना नहीं सिखाया जाता। और लड़कियों को घरों में रिश्तों की इंपॉर्टेंस सिखाई जाती है। आदमी को ये सिखाया जाता है तुम बाहर जाके काम करोगे, तुम्हारा काम है घर को चलाना, समाज में इज्जत का सोचना। उन्हें ये नहीं दिखाया जाता अपने इमोशंस के बारे में सोचिए, आपकी भी इमोशंस है। अगर एक आदमी बाहर 12 घंटे की जॉब करके थक जाता है तो नॉर्मल है, और अगर एक औरत को आगे वो घर पे ये भी बोलता है कि मैं थक जाता हूँ, तो औरत बोले सब आदमी तो करते हैं, तुम कैसे थक जाते हो? मेरी कैपेसिटी तुम्हारी कैपेसिटी से डिफरेंट हो सकती है, सबके लिए 24 घंटे डिफरेंट हो सकते हैं। मेरी कैपेसिटी 200 मिलीलीटर है, आपकी 500 मिलीलीटर हो सकती है। चाहे मैं औरत हूँ, चाहे हम दोनों औरतें हैं, हमारी कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है। उसमें हम सामने वाले को यही कंपैरिजन जो आप बचपन में कह रही हैं, अगर लड़कों को भी सिखाया जाए तुम रो सकते हो, रोना नॉर्मल है, लड़के के लिए भी रोना उतना ही नॉर्मल है जितना लड़की के लिए। लड़के के भी इमोशन है, लड़की के, इसको हम जेंडर न्यूट्रल बना दें। इमोशन सबके लिए है, और सिर्फ कमाना और आदमी का काम नहीं है, औरत का भी काम है, और घर दोनों से चलता है। डिवीजन ऑफ लेबर दोनों में हो जाए। आजकल अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो मेट्रो में दोनों काम करते हैं, और ये सोच अगर मुझे लग रहा है आदमियों में भी आनी चाहिए और माँ बाप में भी आनी चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों मिलकर कमाएं और दोनों घर का काम करें मिलकर। और ये भी एक नहीं होना चाहिए कि बच्चे मैं ही क्यों पालूं, बच्चे दोनों पालेंगे। किसी एक को करियर में कई बार बैक सीट लेना पड़ता है, और परिवार की सहायता लीजिए, चाहे वो लड़की और लड़के दोनों का परिवार हो। और मुझे लग रहा है अगर परिवार का साथ हो तो दोनों का करियर अच्छे से चल जाता है। अब धीरे धीरे और भी राज खुलने लगे हैं। आज भी पुलिस ने जंगल में जाके काफ़ी सर्च किया है, और ये भी पता चल रहा है कि और भी राज्यों में ऐसे केस सामने आ रहे हैं। तो एक मतलब अगर आप एक शब्द में बताना चाहें कि ऐसे लोगों से अगर हमें बचना है तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबसे पहले अपने दिमाग में, एक पहली प्राइमरी फोकस, अगर हम किसी के साथ हम इतना टाइम नहीं बिता रहे हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है कि ठीक है आप बिहेवियरल पैटर्न नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे, तो एक ऐसी चीज जिसको देख के आप सच में पता कर सकते हैं कि शायद इस आदमी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। डिसरिस्पेक्ट, दैट्स द वन सिंगल वर्ड। जहां आपको डिसरिस्पेक्ट का नजर आ रहा है आप वहां स्टैंड लीजिए। और मुझे एक चीज और भी लगती है, रिश्तों में अगर हम ऑब्जर्वेशनल हो जाए, हम जब भी कहीं होते हैं हम वहां ऑब्जर्वेंट बन जाए। जब हम ऑब्जर्वेंट बनते हैं तो हम चीज़ों को सीखते हैं, और आई थिंक सो वो लर्निंग ही कहाँ से आती है। हाँ, कहते हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनलर्न। आप इतने दिनों से इस न्यूज़ के बारे में सुन रही हैं,
तो जब हम माइंड स्कैनिंग की बात करते हैं, आप यू हैव बीन अ प्रोफेशनल, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, अगर आप बताना चाहोगे कि ये चीजें थी जैसे एक ब्रैकेट होता है, यहाँ पे ये चीज गलत गई, यहाँ पे ये चीज गलत गई, और इसलिए ये सब कुछ हुआ। मुझे एक चीज़ लगती है, अगर आपके बच्चे नहीं मानते, इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं कि इन्होंने स्टैंड लिया कि मुस्लिम लड़के से तुम नहीं करोगी, इन स्पाइट ऑफ दैट अगर इसी प्रॉब्लम को ऐसे करते, शायद हमें ना उसकी क्या बोलते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पर डाउट है। अगर क्रेडिबिलिटी पर डाउट है, बेटा जी एक वर्ड आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, डिसएग्री टू एग्री और एग्री टू डिसएग्री। तो आप सामने वाले के साथ अगर एग्री नहीं भी करते तो भी उसको ये बोलते, अच्छा तुम मेरे साथ कंफर्टेबल, क्योंकि पिताजी ने ये माना वो चाचा के ज्यादा करीब थी, जो भी मुझे न्यूज से पता चला है। अब अगर वो चाचा के करीब थी तो माँ बाप के साथ बॉन्डिंग नहीं थी। तो मुझे लग रहा है वही बच्चों को साथ बैठ के बात की जाए, आपको क्यों अच्छा लगता है वो इंसान, आप उसके साथ क्यों रहना चाहती हैं, उसमें क्या गुड क्वालिटीज है। तो मुझे लग रहा है बच्चे के साथ जब आप बैठकर बात करेंगे तो बच्ची बताएगी कि मुझे उसमें ये अच्छा लगता है, मुझे उसमें वो अच्छा लगता है। क्योंकि कभी कभी जो चीज आपको घर में नहीं मिलती है बाहर ढूंढने, क्योंकि जब आप विरोध करेंगे ना तो बच्चों की मेंटेलिटी दिख जाएगी। बहुत बार केसेस में आके मुझे ये पर्सनैलिटीज का बताया जाता है और वो खुद बोलते हैं अगर आप मुझे बोलोगे ये काम नहीं करना मैं तो जरूर करूंगा। ये बचपन से दिखता है, रिबेल नेचर। रिबेल नेचर, आपने कहा है नहीं करना तो मैं तो करूंगा या मैं करूंगी, तो कहीं ना कहीं वो एक रेड सिग्नल वहीं से दिख जाता है। बच्चा अगर बच्चे को ना बोल रहे हैं, बच्चा ना बोल रहा है, अच्छा बेटा आप ना क्यों बोल रहे हो, गिव मी ए रीजन, आप क्यों नहीं करना चाहते, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। वो वाई शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिक्कत को जब आप सुनने और समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें तब आसान हो जाएंगी। वाई को एक अपना ले तो वो भी एक है, अगर वो मार रहा था और उसको, या अगर उसने वो डेटिंग कर रहा था और लड़कियों से और इन दोनों का झगड़ा होता था, उसे ही देखना चाहिए था ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे इस पर्सन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और ऐसा ही होता है हिंदुस्तान में, औरत की जिंदगी मर्द के इर्द गिर्द घूमती होती है, घर और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। तो यही देखा है, अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि श्रद्धा ने भी बचपन में यही देखा होगा, मम्मी की जिंदगी पापा के इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द। तो मुझे तो ऐसी लाइफ जीनी है जहां मैं इंडिपेंडेंट हो सकूं, जहां पापा मुझे कंट्रोल ना कर पाए। तो उसने वो ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो शायद पैटर्न लर्न कर लेते हैं हम, कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली, क्योंकि कई चीज़ें तो हमारे अंदर जाती हैं। और जो अब अगर एक इंसान एक ही बात को मना करने पे भी बार बार कर रहा है तो हमारे टॉडलरहुड में वो पैटर्न बन जाता है। जब हम 9 महीनों के होते हैं, कई बार आपके पेरेंट्स अगर झगड़ रहे हैं तो शायद वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो आप अपने ही दिमाग में एक सोच बना लेते हो कि शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, इनको तो मेरी परवाह ही नहीं है। तो वो जो सोच है वो पहले 5 साल में कहते हैं जो संस्कार बनती है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन में, वो बॉम्बे लेके जाना चाह रहा था, क्यों लेके जाना चाह रहा था, उसने भी स्टैंड लिया अपने पेरेंट्स से अलग रहने का, क्योंकि देखिए इन्होंने बोला कि वो घूमने गए थे, तो एज ए मैरिज काउंसलर तो हम बोलते हैं ना, कपल में फाइट होती है, चलो आप घूमने चले जाओ, आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा थे, बट माइंडसेट मेजर रोल प्ले करता है, चॉइस इसके हाथ में थी। अगर आप चूज कर रहे हो नेगेटिविटी को, देयर इज ए रीजन, इफ यू आर चूजिंग नेगेटिविटी, तो आपको वहीं आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई में कहाँ प्रॉब्लम आ जाए। मैम एक मैसेज आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उसकी इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए। देखिए मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड यही कहूँगी, अगर कहीं भी आपको दिक्कत है, कहीं भी आपको परेशानी है, उस चीज़ को एक रेड फ्लैग मानिए और खुद से सवाल करिए, मुझे ये दिक्कत क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और मैं क्या चाहती या चाहता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने पार्टनर को भी खुश रख सकेंगे। तो आप अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए, ये नहीं कि दूसरों के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि अगर आफताब की तरह अगर उसने श्रद्धा के बारे में सोचा होता तो ये अंजाम नहीं होता। तो हमें अपने बारे में भी सोचना है और दूसरों के बारे में भी सोचना है। जब ये म्यूचुअल हो जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और रिजेक्शन को लेना भी समझिए, वो भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। रिजेक्शन लीजिए और बाउंड्रीज भी बनाइए रिश्तों में, और जहाँ कहीं रेड फ्लैग हो प्लीज वॉक आउट फ्रॉम दैट प्लेस। थैंक यू।